सर्दियों का मौसम था और हल्की हल्की बारिशें भी हो रही थीं। जंगल में चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। हर पक्षी के घर में आग जली हुई थी, क्योंकि आग के सामने पक्षी अपने पंख सेक रहे थे। मम्मा, गुड्डू के घर से पकोड़े बनने की खुशबू आ रही है। अब मेरा मन भी चाय के साथ पकोड़े खाने का कर रहा है। तो प्लीज मम्मा, पकोड़े बना दीजिए। हाँ हाँ गौरी जी, अब तो मेरा मन भी पकोड़े खाने का कर रहा है। तो बना लीजिए न पकोड़े, मेरे लिए तो प्याज वाले बनाना। कालू जी, अगर पकोड़े आपके हाथों से बने तो ज्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो प्लीज कालू जी, जल्दी से पकोड़े बना दीजिए। मेरे लिए तो हरी चटनी भी बनाना। क्या गौरी जी, इस बार आप बना दीजिए, अगली बार मैं पकोड़े बना दूंगा। नहीं कालू जी, इस बार आप पकोड़े बना दीजिए, अगली बार मैं बना दूंगी। कालू और गौरी में बहस शुरू हो जाती है। कोई भी पकोड़े बनाने के लिए तैयार ना था, परंतु पकोड़े दोनों को ही खाने थे। तभी उनका बेटा बबलू बोलता है, मम्मा पापा, आप दोनों झगड़ना बंद करो, आपको मैं पकोड़े खिलाऊंगा। क्या बेटे बबलू, अब आप पकोड़े बनाओगे? नहीं नहीं मम्मा, मुझे कहाँ कुछ बनाना आता है। हम रानो आंटी के घर मेहमान बनकर चलते हैं। मैं उनके सामने आपसे पकोड़े खाने की जिद करूंगा, फिर रानो आंटी हमें चाय पकोड़े दे देंगी। वारे मेरे बेटे, क्या दिमाग पाया है, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसे बातें कर वे तीनों रानो चिड़िया के घर के लिए निकल जाते हैं। चिड़िया अपनी रसोई में पकोड़े बना रही थी। मम्मा, बन गए चाय पकोड़े, मुझे जोरों से भूख लगी है। हाँ गुड्डू बेटे, बस अभी लाती हूँ गरम गरम चाय पकोड़े। गुड्डू बेटे, जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना हम बारिश में भीग जाएंगे। चिड़िया का बेटा झट से दरवाजा खोलता है और वह तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। गुड्डू अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है। रानो भी उनके पास आ जाती है। हाँ हाँ रानो बहन, सब बढ़िया है। घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बातें कर ली जाएं। ये तो आपने बिल्कुल सही किया जो मेरे घर आए। मैं अभी आपके लिए चाय पकोड़े लाती हूँ। फिर रानो चिड़िया उनके लिए गरम गरम चाय पकोड़े ले आती है। वाह वाह चिड़िया बहन, क्या स्वादिष्ट पकोड़े हैं। आपके पंखों में तो जादू है जादू। ये जादू गौरी जी को भी सिखा दो। कालू भैया, आपकी मजाक की आदत तो कभी नहीं जाएगी। बस गौरी बहन को तंग करते रहते हो। चाहे कुछ भी कहो, सर्दियों में पकोड़े खाने का तो मजा ही कुछ अलग आता है, वो भी जब दो पड़ोसी इकट्ठे हों। वो तीनों ऐसे बातें करते करते चाय पकोड़ों का मजा ले रहे थे। इधर गुड्डू और बबलू ने भी अपने पकोड़े खत्म कर दिए थे। गुड्डू, मैंने आते वक्त देखा कि तालाब का सारा पानी बर्फ बन गया है। चलो हम बर्फ में खेलने चलते हैं। तू सच कह रहा है बबलू, मैंने तो तालाब का पानी बर्फ बनते कभी नहीं देखा। हाँ हाँ गुड्डू, चलो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। मम्मा ने ठंड में घर से बाहर जाने के लिए मना किया है और अभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी तो हो रही है। गुड्डू, बर्फ तो अभी देखने को मिलेगी, बाद में तो पिघल जाएगी। वो दोनों चुपचाप मौका देखकर घर से बाहर निकल जाते हैं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ऐसे सर्दी के मौसम में कोई पक्षी बाहर नहीं निकलता, तो मुझे शिकार कहाँ से मिलेगा। मैं तालाब पर चला जाता हूँ, शायद वहाँ कोई मछली मिल जाए। यह सोचकर चील तालाब की तरफ चला जाता है, परंतु तालाब में बर्फ जमने के कारण उसे एक भी मछली दिखाई नहीं देती। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मैं भूखा ना मर जाऊं। चील वहाँ पर बैठा हुआ था, तभी उसे गुड्डू और बबलू आते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे, वो भी दो दो बच्चे, क्या ये इसी तरफ आ रहे हैं? मैं झाड़ियों में छिप जाता हूँ, कहीं मुझे देखकर भाग न जाएं। चील वहीं पर झाड़ियों
में छिप जाता है और दोनों बच्चों पर कड़ी नजर रखता है। देख लिया दोस्त, तालाब का पानी कैसे बर्फ की तरह जमा हुआ है। इसी बर्फ के गोले हम गर्मी में खाते हैं। हाँ हाँ बबलू, तू एकदम ठीक कह रहा था। अब हम इस बर्फ पर चलकर देखते हैं। शिकार खेल रहा है, यही सही मौका है अपनी भूख मिटाने का। छिपा हुआ चील दोनों बच्चों को खाने के लिए बाहर आने वाला था कि तभी वहाँ पर कबूतर आ जाता है। गुड्डू और बबलू, आप ऐसी सर्दी में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? कबूतर अंकल जी, हम तालाब के बर्फ के पानी को देखने आए थे। ये कैसे जमा हुआ है? अंकल जी, आप भी हमारे साथ इस बर्फ पर खेलो ना। नहीं नहीं बच्चों, ये बर्फ अभी कच्ची बर्फ है जो कभी भी टूट सकती है। यहाँ से चलो, मैं आप दोनों को आपके घर छोड़ दूंगा। अंकल जी, मुझे तो गुड्डू के घर छोड़ देना, मेरे मम्मा पापा वहीं पर हैं। फिर कबूतर दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाता है और चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये कबूतर मेरे शिकार को ले गया। इतने मुश्किल से तो ये दो बच्चे मिले थे, वो भी चले गए। मुझे कहीं और अपना भोजन खोजना होगा। आपको अपने बच्चों का जरा भी ध्यान नहीं है और यहाँ पर महफिल जमाए बैठे हो। अगर मैं समय पर नहीं पहुँचता तो दोनों बच्चों को वो चील खा गया होता। कबूतर की यह बात सुनकर चिड़िया तो बहुत घबरा जाती है। गुड्डू, मैंने आपसे मना किया था ना कि मेरे बिना पूछे घर से बाहर ना जाना, फिर क्यों गए आप और बबलू को भी साथ ले गए? रानू आंटी, गुड्डू ने तो मना किया था पर मैं ही नहीं माना और उसे तालाब पर ले गया। चिड़िया बहन, घबराओ नहीं, दोनों बच्चे एकदम सुरक्षित हैं। और बबलू, मैंने आपको कितना समझाया है कि मेरे बिना घर से बाहर ना जाया करें। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने चील को झाड़ियों में छिपे देख लिया था, वरना वो भूखा चील दोनों बच्चों को खा गया होता। हमें सावधानी से रहना होगा, ऐसे मौसम में मांसखोर पक्षी भूखे रहते हैं। हाँ कालू, हमें अपने घर से अकेले बाहर नहीं निकलना होगा क्योंकि उस भूखे चील ने हमारे जंगल में ही अपना घोंसला बना लिया है। चले कालू जी, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। कबूतर भैया, आप हमें हमारे घर तक छोड़ दें। ठीक है गोरी कौवी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। और चिड़िया बहन, आप भी सतर्क रहना, किसी अनजान के लिए दरवाजा मत खोलना। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो उस मांसखोर चील की सूचना आपने हम तक पहुँचाई। वो चारों चिड़िया के घर से निकल जाते हैं। इधर चील भी सारा जंगल देखकर कालू के घर के पास बैठ जाता है। सारा जंगल देख लिया, कुछ भी नहीं मिला, सब अपने घरों में छिपे हुए हैं। ये क्या, लगता है इस घर में कोई नहीं है। मैं इस घर के अंदर छिप जाता हूँ, जब कोई आएगा तो उसे ही खा जाऊंगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक का इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। जंगल में एक बहुत ही विशाल आम का पेड़ था। वो सबसे ज्यादा बड़ा और फल देने वाला था। जब उसके फल पकते तो सभी पक्षी फल खाने आते और जब सर्दियों का मौसम आता तो उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाते। पेड़ साथी, आपका छोटा भाई आ गया है। अब कुछ महीनों बाद जंगल में 2 आम के पेड़ होंगे। कितना सुंदर है मेरा भाई, मैं इसका ख्याल अपने आप से भी ज्यादा रखूंगा। दोनों पेड़ ऐसे बातें ही करते हैं कि तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। और आज कितनी गर्मी है, पसीने से मेरा तो बुरा हाल हो गया है। मैं थोड़ी देर इस आम की छांव में बैठ जाता हूँ। फिर कालू कौवा पेड़ की छांव में सो जाता है और अपना बक्सा गलती से उसी नन्हे पौधे के ऊपर रख देता है, जिससे वो पौधा टूट जाता है और कुछ देर बाद कालू वहाँ से चला जाता है। कालू भैया, इस बक्से के अंदर क्या है? चिड़िया, मेरे मामा जी की चने की खेती है, तो इस बार मामा जी ने मुझे ये बक्सा चनों से भर कर दिया है। अरे वाह कालू भैया, आपकी तो मौज ही आ गई जो चनों का भरा बक्सा आपको मिला। ठीक है चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर कालू कौवा अपने घर चला जाता है और इधर जब पेड़ को पता चलता
चलता है कि उसका भाई तो बीच में से टूटा हुआ है, तो वह जोर जोर से रोने लगता है। मेरा भाई, किसी ने मेरे भाई को मार दिया। साथियों, मेरे भाई को किसी ने मार दिया। लगता है उस कालू कौवे ने ही आपके भाई को मारा है। वो अभी अभी यहाँ से उठ कर गया है। मैं इन पक्षियों को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने भाई की मौत का बदला लूंगा। ऐसा कहकर पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है और अपने ऊपर से सारे घोंसले जमीन पर गिरा देता है। आपने घोंसले तोड़कर बहुत अच्छा किया। हम सब आपके साथ हैं। इतना कुछ देने के बाद भी इन्हें हमारी जरा भी देखभाल नहीं है। हम सब मिलकर नन्हे पौधे का बदला लेंगे। ऐसे बातें कर वो सभी पेड़ पक्षियों पर बहुत गुस्सा होते हैं और अगले दिन मिट्ठू, तोता और बुलबुल अमरूद के पेड़ के पास जाते हैं। तोता जैसे ही एक अमरूद तोड़ता है, पेड़ अपनी नकूली टहनी तोते को मार देता है और तोता जमीन पर गिर जाता है। गंदे तोते, मेरे अमरूद से अपनी चोंच भी मत लगाना, वरना चोंच ही तोड़ दूंगा। अमरूद जी, आप तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, फिर मुझे अमरूद क्यों नहीं खाने दे रहे? मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने पेड़ साथियों का दोस्त हूँ। अब भागो यहाँ से। अमरूद की ऐसी बातें सुन तोता और बुलबुल वहाँ से चले जाते हैं। तभी नीम का पेड़ अमरूद से कहता है, शाबाश अमरूद के पेड़, अब इन्हें पता चलेगा हमारी कितनी अहमियत है इस जंगल में। वो ऐसे बातें ही कर रहे थे कि कबूतर वहाँ पर आम खाने आ जाता है। खबरदार कबूतर, मेरे आमों को तोड़ने की कोशिश भी मत करना। ये क्या बोल रहे हो पेड़ जी? हम आपके आम हर मौसम खाते आए हैं, फिर आप हमें आज मना क्यों कर रहे हो? कबूतर, ये आम मेरे हैं, मेरी मर्जी, मैं किसी को दूं या नहीं। तुम होते कौन हो मुझे समझाने वाले? पेड़ की ऐसी बातें सुनकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और आम के पेड़ की बात सभी पक्षियों को बताता है। हाँ कबूतर, तुम सही कह रहे हो। न जाने सभी पेड़ों को क्या हो गया है। मुझे भी अमरूद के पेड़ ने एक भी अमरूद नहीं खाने दिया। हाँ तोते भैया, मेरा घोंसला भी उस नीम के पेड़ पर था, परंतु उस नीम ने घोंसला नीचे गिरा दिया और मेरे अंडे भी फूट गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम पक्षियों का क्या होगा? हमें पेड़ों से बात करनी चाहिए। आखिर वो ऐसा किस लिए कर रहे हैं? फिर वो सारे पक्षी उन्हीं पेड़ों के पास चले जाते हैं। पेड़ जी, आप हम सब पक्षियों से इतना गुस्सा क्यों हैं? हमसे कोई गलती हुई है क्या, जो आप हमें अपने फल नहीं खाने दे रहे? फल खाने की तो बहुत दूर की बात है। हम तुम्हें अपने पत्तों पर भी नहीं बैठने देंगे। आप हमें साफ साफ बताएं पेड़ जी, आखिर हुआ क्या है जो आप इतने गुस्से में हो? मेरा छोटा भाई, उसे कालू कौवे ने मार दिया था। मैं कितना खुश था अपने भाई के जन्म पर, परंतु आप सब पक्षियों को हमसे क्या मतलब? आपको तो बस हमारे फलों से मतलब है। ये तो कालू कौवे ने बहुत बुरा किया, पर एक पक्षी की गलती की सजा आप हम सभी पक्षियों को क्यों दे रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। पहले मेरे भाई को जिंदा करो, तभी हम सभी पेड़ पहले की तरह आपको फल खाने देंगे। ऐसा कहकर वो सभी पेड़ पक्षियों को वहाँ से भगा देता है। साथियों, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम पेड़ के भाई को वापस जिंदा कैसे कर पाएंगे? हमें इस समस्या का कोई न कोई समाधान तो निकालना पड़ेगा, वरना बिना पेड़ों के हमारा जिंदा रहना कठिन हो जाएगा। पहले हमें कालू कौवे के पास जाना चाहिए। यह सब उसी के कारण हुआ है। फिर वह सभी पक्षी कालू कौवे के घर चले जाते हैं, जहाँ कालू कौवा तो बड़े ही आराम से सो रहा था। ओए कालू, तू यहाँ आराम से सो रहा है और तेरी वजह से जंगल के सारे पेड़ हम पक्षियों पर बहुत गुस्सा हैं। अरे कबूतर, मैंने क्या किया है जो तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे को सारी बातें बताती है। मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया है। मैं तो बस उस पेड़ के नीचे थका हारा आराम कर रहा था। कब वो छोटा पेड़ टूट गया मुझे तो पता ही नहीं चला।
कालू, तेरी छोटी सी गलती के कारण सभी पेड़ अब बहुत गुस्सा हैं। वो हमें अपना एक फल भी नहीं तोड़ने दे रहे। तो अब हमें क्या करना होगा जिससे पेड़ों का गुस्सा शांत हो जाए? कालू भैया, पेड़ का गुस्सा शांत करने के लिए हमें उसका छोटा भाई वापस से लाना होगा। ठीक है, तो हम पहले कोई छोटा आम का पेड़ खोजते हैं, फिर उसे बड़े पेड़ के पास लगा देंगे। ऐसा कहकर सारे पक्षी दूसरे जंगल में आम के बाग में पहुंच जाते हैं। लेकिन वह आम के पेड़ भी उन पक्षियों से बहुत गुस्सा थे। आप सब यहाँ क्यों आए हो? हमने सुना है आपने छोटे आम के पेड़ को दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। हमें ऐसे पक्षियों से कोई बात नहीं करनी। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। लेकिन पेड़ जी, मुझसे यह सब अनजाने में हुआ था। मेरी गलती की सजा वो सभी पक्षियों को दे रहे हैं, इसलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। हाँ पेड़ जी, आप हमारी कुछ मदद करें। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। वह पेड़ चिड़िया और कालू की ऐसी बातें सुनकर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आप सब मेरा छोटा भाई ले जाएं और उसे टूटे पेड़ की जगह पर लगा देना, परंतु ध्यान रखना ऐसी गलती दोबारा ना हो। आप चिंता ना करें पेड़ जी, हम अपनी जान से भी ज्यादा इस नन्हे पेड़ का ख्याल रखेंगे। फिर सारे पक्षी पेड़ों का धन्यवाद कर अपने जंगल लौट आते हैं और नन्हे पौधे को उस टूटे पौधे की जगह पर लगा देते हैं, जिसे देखकर आम का पेड़ बहुत खुश हो जाता है। आप सब मेरे आम खा सकते हो। अब इस छोटे पौधे का ध्यान रखना, भविष्य में ये भी मेरे जैसे आम आपको देगा। क्यों नहीं पेड़ जी, आज से मैं इस नन्हे पौधे का पूरा ध्यान रखूंगा। कालू कौवे की यह बात सुनकर सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और पेड़ के ताजा ताजा आम लेकर अपने घोंसलों पर वापस लौट जाते हैं।